हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 55 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, श्रेणी को पूर्ण करें। ठीक है, तो यह जो है सीरीज का प्रश्न है। तो इसमें आप देखिए क्या हो रहा है, 15 है और यहाँ पर 20 है, तो +5, 20 और 25 है तो +5। 25 में क्या करेंगे, +5 करेंगे तो क्या होगा, तो +5 करेंगे हो जाएगा 30। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया 30, ऑप्शन हो गया सी। और इधर जो है देख लीजिए 8 है और 18 है, तो +10 किया गया यहाँ पर, +10। और यहाँ पर 18 से 28, तो यहाँ पर भी किया गया +10। ठीक है, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, लिख रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं चार चार नाम है, माता, बच्चे, मानव और पिता। तो अब यहाँ पर उसको एडजस्ट होना चाहिए। क्या एडजस्टमेंट होगा इसका, देखिए सबसे पहले तो मानव, मानव यानी कि मनुष्य, माता, बच्चे, मानव और पिता। तो मानव तो माता हो, बच्चे हो या पिता हो, ये सारे के सारे तो मानव ही होते हैं। तो ये तो मानव होंगे ही, तो मानव होंगे ही, तो एक तो बड़ा वाला सर्कल हमको सबसे पहले चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसी के अंतर्गत सब होगा, और इसी के अंतर्गत सब होगा तो यहाँ पर ऑप्शन एक आ रहा है सी और एक आ रहा है ऑप्शन ए। यहाँ पर बी और डी का तो कोई बात है ही नहीं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि सी में देख रहे हैं कि एक के अंदर एक के अंदर एक, तो यहाँ माता, बच्चे और पिता वो सब एक दूसरे के अंदर थोड़े ही होते हैं कि माता, पिता, बच्चे सबको एक के अंदर एक के अंदर एक तो एडजस्ट किया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये भी क्या गलत, तो बचा क्या, ऑप्शन ए। यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर। इसमें से एक हो जाएगी माता, एक हो जाएगा पिता और ये बीच वाला हो जाएगा बच्चा, और ये हो जाएगा मानव। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिख रहा है इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके बाद एक निष्कर्ष दिया गया है। उस विकल्प को चुनें जो दिए गए निष्कर्ष को उचित ठहराता है। ठीक है, तो लिखा हुआ कि कोयला कार्बन का परमाणु है, कोयला जो है वो कार्बन का परमाणु है, तो ठीक है, ये कथन तो ठीक है। इसके बाद हीरा कार्बन का परमाणु, हीरा जो है वो भी कार्बन का परमाणु है, ये भी ठीक है। इसके बाद तो हीरा कोयला है, हीरा जो है ये कोयला है, ऐसा तो नहीं दर्शाया जा रहा है। हीरा कार्बन का परमाणु है, ये सही है। कोयला कार्बन का परमाणु, ये भी सही है, लेकिन हीरा कोयला है ये तो आप नहीं कह सकते हैं। इसीलिए यह क्या हो जा रहा, गलत हो जा रहा। अगर मान लीजिए इसको साइलोगिज्म की दृष्टि से देखेंगे तो कोयला को सब्जेक्ट मान लीजिए तो कार्बन का परमाणु प्रेडिकेट, हीरा को सब्जेक्ट मान लीजिए तो कार्बन का परमाणु प्रेडिकेट। तो यहाँ पर ये सभी के केस में चला जाएगा। कोयला 100, कार्बन का परमाणु 50, हीरा 100, कार्बन का परमाणु 50, और कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 मिलेगा, उसके बाद ही ना ये होगा। तो कॉमन टर्म तो मिल रहा है, लेकिन कॉमन टर्म में कोई 100 तो मिल नहीं रहा है। जब कॉमन टर्म में कोई 100 मिल नहीं रहा तो इधर तो रिलेशन बनेगा ही नहीं। इसीलिए यह क्या हो गया, गलत। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिख रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। जो यहाँ पर असंगत है यानी कि जो अन्य सभी से भिन्न है उसको हमको यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो WA लिखा हुआ है वो देखिए यहाँ पर ये WA लिखा हुआ है, यानी कि जो इधर बीच में है वह यहाँ पर किनारे में चला गया। बीच में WA तो ये किनारे में WA लेफ्ट साइड में। HA यहाँ पर A भी बीच में है,
ए भी यहाँ पर बीच में है तो वही ए भी यहाँ पर क्या हो गया, किनारे में हो गया। डबल ई यहाँ पर बीच में है तो डबल ई यहाँ पर किनारे में हो गया। तो डब्लू ए भी, तो ए भी, डबल ई तो डबल ई, तो यहाँ पर एल आई है, यहाँ पर आई के है, यहाँ पर आई के है, तो यहाँ पर भी आई के ना होना चाहिए स्टार्टिंग में, लेकिन ये तो के आई हो गया। तो ये जो के आई हो गया तो इसीलिए ये हो गया अन्य सभी से अलग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिख रहा है इसमें कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। तो 9 है, 20 है, 21 है और व्हाट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है तो देखिए, तो 9 है और यहाँ पे 20 है, तो क्या किया गया, तो 9 × 2 + 2 कर दिए तो हो जाएगा 20। उसी प्रकार से यहाँ पर 21 है, 21 × 2 किए तो 42, 42 में हमने 2 ऐड कर दिया, हो गया 44, यानी कि हमारे प्रश्न के लिए आंसर हो गया 44 और ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। लिख रहा है इसमें श्रेणी को पूर्ण करें। क्या सब है, तो जेड, डब्ल्यू, टी, क्यू और व्हाट। तो ये हो गया 26, 23, 20, 17 और यहाँ पर व्हाट हो जाएगा। तो व्हाट की जगह क्या होगा, तो देखिए 26 है और 23 है तो -3 हो रहा है, यहाँ पर भी -3 हो रहा है, यहाँ पर भी -3 हो रहा है, इधर भी हम क्या करेंगे -3 करेंगे। तो 17 -3 कर देंगे तो हो जाएगा 14, यानी कि 14 नंबर पर लेटर होता है क्या चीज़, तो लेटर होता है एन। तो व्हाट के स्थान पर आ जाएगा एन, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिख रहा है इसमें सभी लैपटॉप कीबोर्ड है। सभी लैपटॉप जो है वह कीबोर्ड है, कीबोर्ड है। ठीक है, कुछ प्रिंटर लैपटॉप है और प्रिंटर का जो कुछ भाग है वो क्या है, तो वो लैपटॉप है। प्रिंटर, कुछ प्रिंटर लैपटॉप है। सभी कीबोर्ड स्कैनर है और सारा का सारा जो ये कीबोर्ड है ये क्या है, तो ये स्कैनर है। ठीक है, तो अब है यहाँ पर निष्कर्ष 1, कुछ स्कैनर लैपटॉप है, कुछ स्कैनर जो है वो लैपटॉप है, तो ये बात क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। दूसरा निष्कर्ष इसका है कि कुछ प्रिंटर स्कैनर है, तो कुछ प्रिंटर देख लीजिए स्कैनर तो हो ही रहा है, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा है सभी लैपटॉप स्कैनर है, तो सारा का सारा लैपटॉप जो है वो स्कैनर है क्या, है, तो ये भी सही हो गया। चौथा है कुछ लैपटॉप स्कैनर नहीं है, तो कुछ लैपटॉप जो है वो स्कैनर नहीं है। देख रहे सारा का सारा लैपटॉप जो है स्कैनर के अंदर आ रहा है, तो कुछ लैपटॉप स्कैनर नहीं है, ये कैसे हो सकता है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया गलत। तो पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष सही, तीसरा निष्कर्ष सही और चौथा निष्कर्ष हो जा रहा है इसका गलत। इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8। लिख रहा है इसमें चेन्नई बंगलोर के उत्तर में है। चेन्नई जो है वह है कहाँ पर, तो वो है बेंगलोर के उत्तर में, बंगलोर के उत्तर में है। ठीक है, इसके बाद कहा गया इसमें कि हैदराबाद चेन्नई के पश्चिम में है। हैदराबाद जो है वह है चेन्नई के पश्चिम में। देखिए हम यहाँ जो बना रहे हैं ये बना रहे इस बेस पर कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस बेस पर बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है बंगलोर के सापेक्ष हैदराबाद किस दिशा में स्थित है। तो बंगलोर के सापेक्ष हैदराबाद देख लीजिए किस दिशा में स्थित है। इधर आप देख लीजिए इसे कौन सा दिशा जाता है, तो इसे जाता नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच से नहीं ये रास्ता जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, यानी कि इस प्रकार से जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा, और उत्तर पश्चिम दिशा दिया गया ऑप्शन बी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया 2, 4, 16, 96 वाट और 7680।
तो ये क्या हो रहा है, देखिए 2 में हमने गुना किया 2 से तो हो गया 4, 4 गुने 4 कर दिए तो हो गया आपको 16, यहाँ पर गुने करेंगे 6 हो गया 96। तो पहले गुने 2 गुने 4 गुने 6, तो इस बार होगा गुने 8, गुने 8 के बाद होगा गुने 10। ठीक है, तो 96 में जैसे हमने गुने 8 किया हो जाएगा 768, 768, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 768 में जैसे हमने 10 से गुना किया हो जाएगा 7680, यानी कि व्हाट के स्थान पर जो है आएगा 768, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा है। यह तो आपको देख रहे हैं आप क्वेश्चन, यह जो है आपको अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा चौड़ा ये प्रश्न है। और इसमें जो है सबसे खास बात यह है कि इतना लंबा चौड़ा प्रश्न होने के बावजूद इसमें मात्र सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्रश्न दिया गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, एक नंबर मिलने वाला है इससे। और इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन का ये प्रश्न है और नंबर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, इसको आप कैसे बनाएंगे, कितना ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक नंबर मिलेगा। तो एग्ज़ाम में तो यह स्टूडेंट सीधा सोचेगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, लेकिन बाबू नहीं, यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में एकदम नहीं छोड़ना है। यह प्रश्न बहुत ही कम समय में आपका बनेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देखना है, ध्यान से देखना है कि यह प्रश्न कम समय में हम कैसे बनाते हैं और आपको भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि यह क्वेश्चन मुश्किल से 15 सेकंड में बन जाएगा। 15 सेकंड मुश्किल है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप बस फोकस कीजिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न आप सबसे पहले पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सम नंबर वाली कुर्सी पर बैठा है। सम नंबर वाला कुर्सी मतलब 2 4 6 8 10, यही चीज़ होता है सम नंबर। तो इस सम नंबर वाले कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है। तो प्रश्न दिया गया है 8 दोस्त मनोज, रितु, बानू, ऋषि, अनु, रोहन, सोनू और आकाश एक पंक्ति में बैठे हैं, जिसमें 1 से 8 नंबर तक की कुर्सियां बाएं से दाएं आरोही क्रम में रखी गई है। वे सभी उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक कुर्सी है। 8 ठो कैरेक्टर है इसमें, 8 ठो व्यक्ति है इसमें। तो हमको हो गया कितना, तो 2 4 6 8, हमको तो इसी पर ना बैठाने के लिए बात करना है। 2 4 6 और 8 पर, यही सम संख्या, इसी में से किसी एक पर हमको बैठाना है किसी को, क्योंकि लिख रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सम नंबर वाली कुर्सी पर बैठा है। तो अब है इसमें बानू 6 नंबर की कुर्सी पर बैठी है। लीजिए, सम नंबर वाला मिल गया, तो बानू 6 नंबर पर बैठी हुई, लेकिन हमारे प्रश्न में देख लीजिए बानू कहीं भी नहीं है। ओहो, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है उसके बाद, बानू और मनोज के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, बानू और मनोज के बीच ठीक 2 व्यक्ति हैं। इसके बाद रितु और आकाश एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। बहुत अच्छा। सोनू मनोज और बानू दोनों के बगल में नहीं बैठा है। बहुत अच्छा। अनु विषम नंबर वाली कुर्सी पर नहीं बैठी है। अनु विषम नंबर वाले कुर्सी पर नहीं बैठी है। तो जब ये अनु विषम नंबर वाले कुर्सी पर नहीं बैठी है तो किस पर बैठेगी, सम नंबर वाले पर। और सम नंबर हमको यहाँ पर पूछ रहा है और अनु हमको ऑप्शन में यहाँ दे रहा है, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनु, ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ में आया? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिख रहा है इसमें
उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपर्युक्त हो। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या सब लिखा गया है। तो 18 है, 7 है और 121 है। तो हम क्या कर रहे हैं, 18 माइनस 7 हो गया आपको 11 और 11 का स्क्वायर कर दिए हो जाएगा 121। ठीक है, यहाँ पर क्या है 42 माइनस 25 हो गया आपको 17 और 17 का हमने स्क्वायर कर दिया हो जाएगा 289। सेम उसी प्रकार से 54 माइनस कर दिया हमने 36, तो 54 में से 36 लेस कर दिए तो हो गया 18 और 18 का स्क्वायर हमने कर दिया तो हो गया आपको कितना, तो 324। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 324। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिख रहा है इसमें कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आमेर का किला। तो आमेर का किला कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो अजंता की गुफाएं ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। लिखा गया है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। जो इसमें असंगत है उसको चुनना है। तो क्या है, 37 है प्राइम नंबर, 61 प्राइम नंबर, 19 ये भी प्राइम नंबर, लेकिन 27 जो है वो क्या है, डिविजिबल नंबर है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 27 जो है इन सभी में अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें बोल क्या रहा है वो देखिए, डायरेक्शन डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें यदि पश्चिम उत्तर हो जाए, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक, इसमें क्या बोला, पश्चिम उत्तर हो जाए। तो पश्चिम को मुझे क्या बना देना, तो पश्चिम को बना देना है मुझे उत्तर, और उत्तर पूरब हो जाए और उत्तर को क्या बना देना है, तो पूरब बना देना है। ठीक है, और इसी प्रकार दिशाएं बदल दी जाती है। तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा होगी, तो सबसे पहले यहाँ जब नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा, यहाँ ईस्ट है तो यहाँ पर वेस्ट होगा। दक्षिण पश्चिम के स्थान पर, तो दक्षिण पश्चिम ये दिशा है और इसके स्थान पर क्या हो जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट हो जा रहा है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। लिख रहा है इसमें 15 नंबर में लिख रहा है कि दी गई विकल्पों में से असंगत को चुनें। जो विकल्प दिया गया है उसमें से जो असंगत है उसको चुनना है। ठीक है, तो असंगत क्या है, तो भारी और मोटा। तो जो सामान भारी होगा वो मोटा हो सकता है, यानी कि जो सामान मोटा होगा वो भारी हो सकता है। ये समानार्थी के सेंस में जा सकता है। जबकि जीवन और मृत्यु अपोजिट वर्ड है, पास और दूर अपोजिट वर्ड है, लाभ और हानि भी अपोजिट वर्ड है। लेकिन यहाँ पर भारी और हल्का अपोजिट वर्ड होता है, मोटा और पतला अपोजिट वर्ड होता है। तो यह जो है भारी और मोटा ये अपोजिट वर्ड नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिख रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो कितने त्रिभुज हैं, तो ये आप देख लीजिए। सबसे पहला चीज़ ये हुआ एक, ठीक है, और इसके अंदर जैसे ही हमने ये बनाया तो ये हो गया 1 2 3 4, तो कुल मिलाकर के 1 और 4 हो गया कितना, तो 5। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। लिख रहा है एक निश्चित कूट भाषा में PSHO को फायर लिखा जाता है,
उसी कूट भाषा में KQDS को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, PSHO, PSH और O, और इसका कोड यहाँ क्या लिख रहा है, FIR और E। तो P होता है 16 नंबर पर, F होता है 6 नंबर पर माइनस किया गया 10, S 19 नंबर पर, I 9 नंबर पर माइनस हुआ 10, H 8 नंबर पर, R 18 नंबर पर, तो यहाँ पर तो हो रहा है प्लस 10। ठीक है, प्लस 10, और O 15 नंबर पर, E 5 नंबर पर माइनस 10। ठीक, यही सेम सिचुएशन आप इधर आगे भी लागू कीजिए। K है तो K होता है 11 नंबर पर, माइनस 10 कर देंगे, हो जाएगा A। Q होता है ये 17 नंबर पर, माइनस 10 कर देंगे तो 7 यानी कि G। D होता है 4 नंबर पर, 10 जोड़ दीजिए तो 14 यानी कि N। S होता है 19 नंबर पर, उसमें से 10 घटा दीजिए तो 9 यानी कि I। तो हो जाएगा क्या चीज़, AGNI, ऑप्शन हो जाएगा इसका C। ठीक है, क्लियर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लिख रहा है इसमें निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है देखिए, 5 और 2, 7 और 2, तो 7 और 2 बन जाएगा क्या, 72, 9 और 2 तो 92। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 19 नंबर। ये जो प्रश्न लिख रहा है देखिए, इस प्रश्न में क्या है, दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में किस चार चिन्हों को और संख्याओं में से किसी एक को बदलने पर समीकरण संतुलित होगा। तो यहाँ जो समीकरण दिया जा रहा है, ये समीकरण संतुलित करने का बात किया जा रहा है। तो ये किससे होगा, तो देखिए इसके लिए तो हम आपको इससे पहले भी बताए हुए हैं कि बाबू इसको ऑप्शन से ही बनाना होता है। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट 3 नंबर ऑप्शन हम लागू कर रहे हैं। यहाँ पर भागा है तो भागा, तो क्या बोल रहा है, किस चार चिन्हों और संख्याओं में किसी एक को बदलने पर समीकरण संतुलित होगा। तो इसमें जो है भागा और माइनस को जो है बदल दिया जाए, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हो जाएगा आपको भागा, फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 1 और 6 है ना, तो यहाँ पर 2 और 4 को भी बदलना, तो यहाँ पर कर देना आपको 4 और यहाँ पर कर देना आपको 2 और यहाँ पर +1 = 6। तो देखिए 4 में 2 से भागा दिए तो 2 हो गया, तो 7 में से 2 गया तो 5, अब 5 + 1 बराबर कितना, तो 6, यानी कि ऑप्शन सी जो है यह पूरा लागू हो रहा है। तो प्रश्न का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लिख रहा है इसमें टेबल और TABLE टेबल, और यहाँ लिख रहा है WDEO और H। तो T है और W है +3, A और D है +3, B और E है +3, L और O है +3 और E और H है +3। सब में क्या किया गया, +3 किया गया है। तो यहाँ पर भी S है, S में +3 करेंगे तो V हो जाएगा, K है, K में +3 करेंगे N हो जाएगा, और Y में +3 करेंगे तो B हो जाएगा, यानी कि VNB ऑप्शन हो जाएगा इसका C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जा रहा है 21 नंबर। इसमें देखिए क्या है, 25 है, 25 में आप गुना कर दीजिए 5 से तो हो जाएगा 125। ठीक, और 125 में आप क्या करिए, भागा कर दीजिए 2 से तो हो जाएगा 62.5। अब फिर यहाँ पर क्या किया गया, 62.5 में हम गुना कर दे रहे हैं 4 से, तो हो जा रहा है आपको 250, और 250 में फिर से क्या हो रहा है, डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से तो हो जाएगा 125। फिर 125 में यहाँ आप देखिए, पहले हमने 5 से गुना किया, फिर 4 से गुना किया, फिर अब 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर फिर हम 3 से गुना कर रहे हैं तो हो जा रहा है 375, और 375 में फिर क्या करना है, 2 से मुझे भागा देना है, और 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे हो जाएगा 187.5 डिग्री 5, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में
PRENATBIS का मतलब स्मोकिंग इज हार्मफुल। VOGDORNAT का मतलब अवॉइड हार्मफुल हैबिट है। और DORBISYEL का मतलब प्लीज अवॉइड स्मोकिंग है। उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से किसका मतलब हैबिट होगा? ठीक है, तो हमको यहाँ क्या ढूंढना है? तो हैबिट ढूंढना है। तो हैबिट का अपोजिट वर्ड, हैबिट का लिए कोड क्या है तो वो बताना है। तो आप इसमें देख रहे हैं स्मोकिंग इज हार्मफुल, अवॉइड हार्मफुल हैबिट, हैबिट यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग, यानी कि हैबिट सिर्फ और सिर्फ यहाँ है। तो जब बाबू हैबिट सिर्फ और सिर्फ यहाँ है तो इसका मतलब VOG उसका कोड हो सकता है, DOR उसका कोड हो सकता है, NAT उसका कोड हो सकता है, लेकिन BIS तो कभी भी उसका कोड नहीं होगा, इसलिए BIS तो गया। अब क्या करना मुझे? अब यहाँ के बाद जो है इसमें सिस्टम वो देखिए, जो कि हम देख रहे हैं कि हैबिट किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं है तो उसका कोड भी किसी दूसरे स्थान पर नहीं होगा। तो हमने देखा NAT यहाँ लिखा, NAT यहाँ भी लिखा, इसका मतलब NAT तो उसका कोड हो नहीं सकता। अब क्या है? अब हम देख रहे हैं DOR लिखा हुआ है, यहाँ भी DOR लिखा हुआ, तो यानी कि DOR भी उसका कोड नहीं हो सकता। तो बचा कौन? VOG। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लिख रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, Z है और X है, तो Z और X हुआ तो -2 किया गया। फिर यहाँ पर X और U तो -3 किया गया। फिर यहाँ पर -2 -3 तो यहाँ हो जाएगा -4, यानी कि U में से -4 कर देंगे तो हो जाएगा Q। ठीक है, Q हो जाएगा। इसके बाद अब इसमें से जब आप -5 करेंगे तो हो जाएगा क्या? तो L। क्लियर है इतना? अब इसके बाद इधर है कि B, यहाँ पर +4 किया मैंने, B में यहाँ क्या मैंने किया? +4 किया मैंने। B के बाद क्या जा रहा है? तो B में 4 जोड़े तो F में हम 4 जो ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपको J, और J में 4 ऐड करेंगे हो जाएगा N, और N में जब आप फिर से 4 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर R, यानी कि ये रोटेट हो गया। ठीक है, N में 4 जब आप ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा वो कितना? तो R, यानी कि ये रोटेशन चला गया। तो हमारे प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा JQ, और JQ दिया गया है आपको ऑप्शन C में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लिख रहा है इसमें दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो नीचे जो पैटर्न दिया गया इसको पूरा करवाना है, यही ना? तो चलिए इसको पूरा करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आप ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ लाइनिंग मिला है तो हमने यहाँ से यहाँ लाइनिंग एक खींच दिया, यहाँ से यहाँ ये भी लाइनिंग खींच दिया जाएगा, और ये लाइनिंग ए से है तो ये लाइनिंग यहाँ से यहाँ की ओर एक लाइनिंग यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक, और ये यहाँ से एक लाइनिंग यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, और एक लाइनिंग ये वाला जो है यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आप देख लीजिए ऐसा डिज़ाइन, आप देख लीजिए किस विकल्प में है ऐसा डिज़ाइन, ऑप्शन बी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लिख रहा है इसमें कि JKL MNX Y और Z एक घेरे में बाहर की ओर मुँह करके खड़े हैं। तो कुल मिलाकर के कितना है? तो कुल मिलाकर के है ये 8। ठीक है, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक, अब इसमें क्या सब बोला गया? अब इसमें जो बोला जा रहा है कि बाहर की ओर मुँह करके खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि दायां और बायां। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से बायां, और ये हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से दायां। ठीक है, बोला गया इसमें L ना तो J और ना ही Y के बगल में खड़ा है। L जो है J के बगल में खड़ा नहीं है और Y के बगल में भी खड़ा नहीं है। M J के बगल में खड़ा है लेकिन Z के नहीं। बहुत बढ़िया। N Z के बगल में खड़ा है और X के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखिए N Z के बगल में खड़ा और X के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये रहा X।
एक्स के किधर, तो एक्स के दाईं और तीसरे स्थान, दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरे स्थान पर कौन खड़ा है, तो एन। ठीक है, एन क्या है, एन जेड के बगल में खड़ा है, तो जेड के बगल में तो जेड यहाँ भी हो सकता है, जेड यहाँ भी हो सकता है। अब क्या है, आगे बढ़िए, तो के एक्स के बगल में खड़ा है, के यहाँ भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है, के एक्स के बगल में खड़ा है और एम के बाईं और चौथे स्थान पर है, एम के बाईं और चौथे स्थान पर। तो मान लेते हैं कि के यहाँ पर, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं के यहाँ पर है, तो के यहाँ पर है तब तो एम को यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि दाएं हो या बाएं हो, जब चौथा का बात होगा 8 आदमी में दाएं चौथा या बाएं चौथा, तो वो तो अपोजिट में ही होगा। आप देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, कहीं से भी तो वही होगा। तो इसका मतलब के तो यहाँ बैठ नहीं, क्यों एम तो यहाँ बैठेगा नहीं, जब एम यहाँ नहीं बैठेगा तो के यहाँ नहीं बैठेगा, इसका मतलब के बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बोल रहा पढ़िए, के एक्स के बगल में खड़ा है और एम के बाईं ओर चौथा, और एम के बाईं ओर चौथा, इसका मतलब एम यहाँ गया, एम के बाएं पहला, एम के बाएं दूसरा, एम के बाएं तीसरा, एम के बाएं चौथा। ठीक है, इससे पहले था एम जे के बगल में खड़ा है, तो जे इधर भी हो सकता है, जे इधर भी हो सकता है, लेकिन जेड के नहीं। एम जो है जे के बगल में खड़ा है लेकिन जेड के बगल में खड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब जेड यहाँ नहीं होगा, जेड यहाँ हो सकता है। अब यहाँ क्या लिखा है कि एन जेड के बगल में खड़ा है, एन जेड के बगल में खड़ा है तो जेड यहाँ चाहे यहाँ, लेकिन इसमें बोल रहा है कि एम जेड के बगल में खड़ा नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर जेड नहीं होगा, तो जेड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर ये। अब क्या बोला, एल ना तो जे और ना ही वाई के बगल में खड़ा है, एल जो है जे के बगल में और वाई के बगल में खड़ा नहीं है, एल ना तो जे के और ना ही वाई के बगल में खड़ा है, तो एल जो है जे के बगल में भी खड़ा नहीं होगा, वाई के बगल में भी खड़ा नहीं होगा। ये जे और वाई दो कैरेक्टर है, दोनों में से यहाँ कोई नहीं है, तो इसका मतलब जे और वाई दोनों में से इसको यहाँ किसी एक को देते हैं, तो एल तो यहाँ नहीं आएगा, तो एल नहीं आएगा तो हम उससे अच्छा होगा कि एल को यहीं बैठा दें इस जगह पर। ठीक है, एल हो गया। अब जे और वाई के लिए ये दोनों स्थान फिक्स हो गया। अब इसमें क्या है कि एम जे के बगल में खड़ा है, तो एम जे के बगल में खड़ा है तो यहाँ पर जे होगा और यहाँ पर हो जाएगा वाई। प्रश्न में बोला कि निम्नलिखित में से कौन के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो के दाएं पहला, के दाएं दूसरा, के दाएं तीसरे स्थान पर एल है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा एल, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन है 26 से 30 नंबर, लिख रहा है इसमें, एक परीक्षा में अभ्यर्थी के पास 6 भाषा उपलब्ध थी जिनमें से 3 का चयन किया जाना था। यानी कि एक अभ्यर्थी जो है, एक विद्यार्थी जो है वो 3 भाषा का चयन करेगा। ठीक है, और उसके पास टोटल 6 भाषा है, 6 भाषा उपलब्ध है, उसमें से चुनना उसको 3 ठो है, जो कि निम्न शर्तों के अधीन था। अब अधीन क्या था, तो जिन्होंने अरबी चुना उन्हें बंगाली भी चुनना, और जिन्होंने बंगाली चुना उन्हें अरबी भी चुनना है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि बंगाली जो चुनेगा वो अरबी भी चुनेगा, और अरबी जो चुनेगा वो बंगाली भी चुनेगा। तो इसका सीधा का सीधा अर्थ है कि बंगाली और अरबी दोनों एक साथ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप अरबी चुनिए तो बंगाली साथ जाएगा, और बंगाली चुनिए तो अरबी साथ जाएगा। और एक तीसरा सब्जेक्ट भी हमको चाहिए, क्योंकि 3 सब्जेक्ट चुनना है। अब क्या है, तो जिन्होंने अरबी चुना हुआ अंग्रेजी नहीं ले सकता, लीजिए अब एक और टेंशन हो गया कि अंग्रेजी नहीं ले सकता है। तो अंग्रेजी नहीं ले सकता है तो क्या ले सकता है, तो और भी भाषा है। तीसरा नंबर में लिख रहा है कि चाइनीज या जर्मन, फ्रेंच, तो ये 3 ठो भाषा हो गया, चाइनीज, जर्मन और फ्रेंच। तो क्या लिख रहा है हम पढ़ लेते हैं। जिन्होंने चाइनीज या जर्मन चुना हुआ फ्रेंच नहीं ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। भाषाओं के आधार पर अभ्यर्थियों का वितरण निम्न प्रकार से था, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पर जो जानकारी हमें मिला वो मिला यह चीज़ कि 3 भाषा पढ़ना है, लेकिन इसमें जो है अरबी और बंगाली तो ठीक है, लेकिन अरबी और बंगाली जो पढ़ेगा वो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। तो मतलब हम अंग्रेजी तो यहाँ ले नहीं सकते हैं। अब अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो अलग विद्यार्थी आएगा ना। इसके बाद क्या है, जिन्होंने चाइनीज़ या जर्मन चुना वो फ्रेंच नहीं ले सकता है। तो इसका मतलब चाइनीज़, जर्मन और फ्रेंच 3 भाषा आ रहा है। तो हम अरबी और बंगाली के साथ चाइनीज़ तो ले ही सकते हैं, चाइनीज़ ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब है कि हम यहाँ पर बच रहा हमारे पास जर्मन और फ्रेंच भी बच रहा है। तो जर्मन और फ्रेंच बच रहा है, अंग्रेजी सिर्फ नहीं जाएगा इसमें, लेकिन अरबी और बंगाली के साथ जर्मन और फ्रेंच भी तो जा सकता है ना। जी हाँ, तो बंगाली और अरबी के साथ जो है हम यहाँ पर जर्मन भी दे दें, साथ ही साथ बंगाली प्लस अरबी के साथ जो है हम यहाँ पर फ्रेंच भी दे दें, ठीक है, क्योंकि ये 3 भाषा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चाइनीज या जर्मन जिसने चुना है वह फ्रेंच नहीं ले सकता, यानी कि चाइनीज और जर्मन जो भी चुनेगा वो फ्रेंच नहीं लेगा। तो एक और सब्जेक्ट बच रहा है अंग्रेजी। तो इसका मतलब चाइनीज जर्मन एक साथ और अंग्रेजी भी उसके साथ हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत? तो चाइनीज के साथ जर्मन और इसके साथ में अंग्रेजी भी लगा दीजिए, ठीक है, सुविधा रहेगा ये। अब क्या है, और कुछ बचा है क्या? तो अब तो कुछ नहीं बचा हुआ है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न के लिए एडजस्टमेंट। अब इसमें जो है संख्या भाव जो है हमको अब वो दर्शाना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत भी आप लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अब जो है इसमें क्या क्या किसका संख्यात्मक भाव जाता है थोड़ा हम वो भी इसमें देख लें। तो लिख रहा है जैसा कि बंगाली, अरबी और चाइनीज, बंगाली, अरबी और जर्मन, बंगाली, अरबी और फ्रेंच, और यहाँ पर है चाइनीज, जर्मन, अंग्रेजी, ठीक है। तो यह हो गया आपको एडजस्टमेंट। अब इसमें संख्यात्मक भाव मुझे दर्शाना है, कौन सा संख्या कहाँ जाएगा। तो लिख रहा है कि अरबी 70 है, 70 विद्यार्थी जो है अरबी पढ़ता है। तो अरबी 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 3 जगह है, तो तीनों जगह 70 70 दे देंगे, तब तो 210 यही हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता है। बंगाली भी 70 है, तो बंगाली 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 दिक्कत है। चाइनीज़ 90 है, तो चाइनीज़ यहाँ भी है, चाइनीज़ यहाँ भी है, तो ये भी गड़बड़ है। इसके बाद क्या है, अब इसके बाद जर्मन 85, तो जर्मन यहाँ भी है, जर्मन यहाँ भी है, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी 70 और अंग्रेजी सिर्फ यहीं पर है, और कितना दे रहा, अंग्रेजी 70 दे रहा है। तो चलिए एक चीज़ तो फाइनल हो गया। जब अंग्रेजी बाबू यहाँ 70 हो गया, हमको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिएगा यहाँ क्या कह रहा है। जब यहाँ पर अंग्रेजी हमको 70 हो गया, तो चाइनीज और जर्मन भी पढ़ने वाला ना 70 हो गया, क्योंकि 70 विद्यार्थी जो है वो चाइनीज, जर्मन और अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो जब 70 विद्यार्थी हमको अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो 70 विद्यार्थी चाइनीज भी पढ़ रहा है और 70 विद्यार्थी जर्मन भी पढ़ रहा है। हमारे पास जो है चाइनीज पढ़ने वाला है 90 विद्यार्थी, जिसमें कि 70 विद्यार्थी चाइनीज यहाँ पढ़ रहा है, तो 20 विद्यार्थी चाइनीज यहाँ पढ़ लेगा। तो जैसे 20 विद्यार्थी चाइनीज यहाँ पढ़ लेगा तो हो गया 20 और 70 कितना, 90, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद बोल रहा है जर्मन 85 विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो 70 विद्यार्थी जर्मन यहाँ पर पढ़ रहा है, तो बचा कितना, 15। तो 15 विद्यार्थी जर्मन यहाँ पर पढ़ लेगा, हो गया 70 और 15 75, सॉरी 85। इसके बाद है फ्रेंच, फ्रेंच कितना पढ़ रहा है, तो 35 विद्यार्थी। तो फ्रेंच तो यहाँ है नहीं, लेकिन आप देख लीजिए कि फ्रेंच 35 विद्यार्थी है, तो आप डायरेक्ट फ्रेंच यहाँ पर 35 लिख दीजिए, हो गया। अब आप जो है इसका कंप्लीट जो पैकेज है इसका, वो आप उसको एक बार जोड़ करके देख लीजिए कि सब पूरा हो रहा है या नहीं पूरा हो रहा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो इसमें जो प्रश्न में जो लिखा गया है
कि अब अरबी 70, तो अरबी देखिए अरबी अरबी अरबी, तो 20 और 15 35, 35 70, ठीक है, अरबी 70 हो गया। बंगाली 70, तो बंगाली 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 20 15 35, 35 70, ये भी ठीक है। चाइनीज़ 90, चाइनीज़ यहाँ पर 70, यहाँ पर 20, तो 90, बहुत अच्छा। जर्मन 85, जर्मन यहाँ पर 70, यहाँ पर 15 जर्मन, तो 85 जर्मन। अंग्रेजी 70, वो तो है ही। फ्रेंच 35, वो तो है ही। हो गया। हमारे प्रश्न के लिए जो यहाँ एडजस्टमेंट जा रहा था वो एडजस्टमेंट हो चुका है। अब है 26 नंबर क्वेश्चन, और मुझे इसका आप सॉल्यूशन देखना है कि 26, 27, 28, 29 और 30 क्या क्या इसका आंसर जाता है वो हमको अब देखना है, ठीक है। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, अनुमत युग्मों की संख्या, या अनुमत मतलब अनुमानित, युग्म मतलब ये जो युग्म हमने बनाया है ये, तो अनुमत युग्मों की संख्या थी, तो कितना था जी, तो एक युग्म, दूसरा युग्म, तीसरा युग्म और चौथा युग्म, यानी कि अनुमानित रूप से कुल मिलाकर के 4 युग्म हुआ है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो परीक्षा में कुल कितने बैठे हैं, तो इसको जोड़ लीजिए 70 और 20 और 15 35 और 35 70 और 70 कितना, तो 140, सबको जोड़ दिए हो गया 140 विद्यार्थी। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 140, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, अरबी बंगाली व चाइनीज, अरबी बंगाली व चाइनीज के युग्म को कितने विद्यार्थियों ने चुना, तो 20 विद्यार्थियों ने चुना, 28 का आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन हो जाएगा बी। 29 नंबर है, कितने विद्यार्थी ने चाइनीज के साथ जर्मन चुना, चाइनीज के साथ जर्मन कितने विद्यार्थियों ने चुना, तो 70 विद्यार्थियों ने, आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 30 नंबर है, कितने विद्यार्थी ने बंगाली के साथ फ्रेंच चुना है, बंगाली के साथ फ्रेंच, बंगाली के साथ फ्रेंच कितने विद्यार्थियों ने, तो 35 विद्यार्थियों ने, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए।